हेलो माय डियर। तो इस वीडियो में आज हम लोग फेडरलिज्म जो कि क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि रिवीजन टाइप का वीडियो रहेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कितना है, क्या नहीं है, क्या है, ये सब बताएंगे। तो ज़रा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, मेन टॉपिक्स का बात करेंगे। सबसे पहले अब जैसे इस चैप्टर में आओगे आपको जो पढ़ना है वो है द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, आपके पेज नंबर 2 में बोल्ड करके मतलब डार्क में लिखा हुआ है, आप वो पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसका आंसर है इट इज़ ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसी को कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे कि इंडिया में सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन एक होता है फेडरलिज्म जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग लेवल पर, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और एक होता है जहाँ पर सब पावर को लेके एक जगह दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी। ओके, तो फेडरलिज्म का सीधा ऑपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि सोचिए कल जाके इंडिया में कोई इमरजेंसी लागू हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इंडिया क्या हो जाएगा, फेडरलिज्म से यूनिटरी हो जाएगा। लेकिन अगर सब नॉर्मल चल रहा है तो इंडिया क्या होगा, फेडरलिस्टिक कंट्री है, फेडरल कंट्री। ओके, सो आपको फेडरलिज्म का डेफिनेशन पढ़ना है। पेज नंबर 2 में यूनिटरी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन टाइप कुछ दिया है, आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि यूनिटरी और फेडरलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। तीसरा, आपको की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी में सेकेंड पेज में 6 फेडरलिज्म के फीचर्स दिया गया है और एक 7वां पॉइंट दिया है, बट वो फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, वो ड्वेल ऑब्जेक्टिव है कि फेडरलिज्म के मेन 2 मूल्य उद्देश्य क्या है। और फीचर्स मतलब उसमें क्या क्या खासियत होता है, जो कंट्री फेडरलिस्ट होता है वहाँ पर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइडेड किया जाता है। ओके, तो फीचर्स पढ़ना है, 6 फीचर है, कम से कम 4-5 फीचर रट लीजिएगा। और उसके बाद जो टॉपिक आएगा व्हाट वाज द ड्वेल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, आपको वो ड्वेल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लिखा होगा टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी अमंग द नेशन, एंड एक और कुछ लिखा होगा, ज़रा देख लीजिएगा। ओके, पेज नंबर 2 में इस चैप्टर के। देन उसी पेज में और भी 2-3 चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि सेकंड पेज के जो 2 साइड में पैराग्राफ होगा ना, 2 साइड में, तो पहला पैराग्राफ में तो की फीचर दिया गया है और दूसरी साइड का जो लेफ्ट साइड के जो पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है वहाँ पर एक वर्ड लिखा होगा एन आइडियल फेडरल स्टेट हैज़। जो आइडियल फेडरल स्टेट होता है, एक जो बेस्ट फेडरलिज्म होता है, उसमें 2 मेन चीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कुछ लिखा रहेगा। तो वो आपको वो 2 क्या है, आइडियल स्टेट क्या होता है उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं, 2 टर्म है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड वन मोर, तो ज़रा वो देख लीजिएगा। ओके, after that there is one more thing in that page, that is called the types of federalism. There are 2 types of federalism, coming together and holding together. देखो, जब स्मॉलर कंट्रीज बट पावरफुल कंट्रीज, स्मॉल बट पावरफुल, ऐसे देश जब मिलकर अपनी पावर को और एक्सपैंड करते हैं, इट इज़ नोन एज कमिंग टुगेदर। बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका, सोचिए यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसमें 50 स्टेट है, 50 स्टेट है, 50 स्टेट एक दूसरे से मिलकर आज यूएसए के नाम से जाना जाता है। या स्विट्ज़रलैंड, या कोई आपके एनसीईआरटी में 2-3 नाम दिया गया है, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर। दे आर स्मॉल कंट्रीज बट दे कम टुगेदर टू बिकम ए सुपर पावर लाइक कंट्री, सो दैट टाइप ऑफ कंट्रीज आर नोन एज कमिंग टुगेदर। बट कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे को पकड़ कर मतलब होल्ड करके अपने आप को स्टेबल किए हैं, लाइक इंडिया। इंडिया में सोचिए 28 स्टेट है और सब एक दूसरे को पकड़ के रखे, अगर एक भी हाथ छोड़ा तो इंडिया का सब कुछ मतलब इकोनॉमिक या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है, इसलिए ये होल्डिंग टुगेदर है। नॉट ओनली इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये भी क्या है, तो होल्डिंग टुगेदर है। तो आपको कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर दोनों डिफरेंस आना चाहिए। बेसिकली दे आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर में स्मॉल कंट्रीज बट पावरफुल कंट्री, और होल्डिंग टुगेदर में बिग कंट्रीज बट वीकर कंट्रीज। तो आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पेज। उससे पहले एक और बात सुनिएगा, एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली 16 पेजेस का चैप्टर है, 16 पेज। लेकिन अगर आप बहुत कुछ हटा सकते हो, जैसे कि पहला पेज का ओवरव्यू हटा दीजिए और बीच के बहुत सारे डायग्राम्स क्या क्या दिया, बहुत कुछ आप हटा सकते हो। इन शॉर्ट 16 पेजेस में से केवल आपको 8 पेजेस पढ़ना है, मतलब डायरेक्टली हाफ, सोच रहे सीधा आधा ही पेज पढ़ना है, उतना ही नॉलेज है इस चैप्टर में। नॉलेज तो बहुत है बट होता है ना, पेज वाइज केवल 8 ही पन्ना पढ़ना है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई बात है नहीं आपको। तो आगे बढ़ते आ जाइए। तो अभी जितना बताया उतना याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ड्वेल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, एंड आइडियल फेडरल स्टेट हैज़ 2 ऑब्जेक्टिव, जो है 2 मेन टाइप्स बोले थे
म्यूचुअल ट्रस्ट एंड वन मोर थिंग वो देख लीजिएगा। देन दो एक और बताए थे क्या है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है आपके एनसीईआरटी में, उस हेडिंग का नाम है दैट इज कॉल्ड हाउ इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, इंडिया सॉरी व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसा कौन सा चीज़ है जो भारत को फेडरल बनाती है। तो ज़रा सुनिएगा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द नेशन, या तो जो भी कहे सेट ऑफ रूल्स कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो भारत का संविधान है, इस संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स है ओरिजिनली, ओके, प्रेजेंट टाइम में बढ़ चुका है, ओरिजिनली 395 है। इसमें से जो आर्टिकल 1 है दैट इज कॉल्ड इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब अलग अलग चीज़ों को मिला के बनाया गया भारत देश है ना, अलग अलग स्टेट्स को एक करके बनाया गया, इंटीग्रेटेड करके बनाया गया है। एंड बाय हुम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट्स वाई इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो ये हो गया आपका उस क्वेश्चन का आंसर, ये पूछे तो बता देना। बट द लेजिस्लेटिव पावर्स हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एट सर्टन लेवल, जो भारत में जो लोकतांत्रिक जो सरकारों का पावर होता है उसको अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और भी है। जरा सुनिएगा, तो ये आपकी एनसीईआरटी में है और ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी खोलिएगा, हेडिंग होगा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, उसमें राइट साइड में 3 नाम दिया है। पहला नाम यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, तीसरा कॉन्कोरेंट लिस्ट। तो ये क्या होता है, देखो यूनियन लिस्ट का मतलब वो सब्जेक्ट्स जो कि सेंट्रल खुद से डिसाइड कर सकता है, जिसमें स्टेट का परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सोचो कल जाके इंडिया को चाइना के साथ कोई रिलेशन डेवलप करना है, कल जाके इंडिया को अमेरिका से कुछ खरीदना है, तो क्या सारी स्टेट के सीएम के साथ क्या प्रधानमंत्री या तो क्या प्रेसिडेंट कॉल में बात करेंगे क्या, या उनको बुला के पूछेंगे क्या क्या हम ये कर ले, क्या हम ये कर ले। या मान लो कल जाके इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हो जाए या किसी देश के साथ लड़ाई हो जाए, तो क्या हर स्टेट के सीएम के साथ क्या पीएम कॉल करके या प्रेसिडेंट कॉल करके बात करेगा क्या? आंसर इज नो, नो नीड ऑफ इट। उनके पास खुद से अधिकार है कि वो जो चाहे कर सकते। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिस टाइप ऑफ पावर इज नोन एज यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अराउंड 45 प्लस सब्जेक्ट है, वो उसमें डिसाइड लाइक डिफेंस, लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है वो स्टेट से नहीं पूछता, अपना अपना करता है, ओके। लाइक फॉरेन मिनिस्ट्री दैट इज कॉल्ड विदेश मंत्रालय, जो विदेश मंत्री है भारत के, मान लो प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर एस जयशंकर है, तो क्या ये हर स्टेट के आदमी लोग से बात करके ही फॉरेन कंट्री जाता है क्या, क्या हम उनसे रिलेशन बना लें, क्या इनसे रिलेशन बना लें? आंसर है नो। तो कुछ चीज़ें सेंट्रल पावर के अंदर होता है, और इसी सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट, और उनकी सब्जेक्ट्स को कहते हैं यूनियन लिस्ट। आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ लिस्ट का नाम, तो आपको वो पढ़ लेना है, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, फाइनेंस, तो आपको ये याद रखना है, ओके। स्टेट लिस्ट, देखो अब स्टेट लिस्ट क्या होता है, वो फैसले जो स्टेट खुद से ले सकता है। जैसे कि मान लो बिहार में अगर सड़क बनाना चाहता है बिहार गवर्नमेंट, तो क्या सेंटर से पूछ के बनाएगा क्या? या बिहार गवर्नमेंट बिहार में कहीं पर कोई न्यू स्टेट लेवल का कोई कॉलेज बनाना चाहता है, तो क्या सेंट्रल से पूछ के बनाएगा? आंसर है नो। मान लो बिहार सरकार कोई नया चिड़ियाघर बनाना चाहता है या कुछ बनाना चाहता है बिहार के अंदर, म्यूजियम, तो क्या हमेशा सेंट्रल से पूछ के बनाएगा? आंसर है नो, नेवर। तो कुछ चीज़ों में सेंट्रल स्टेट के पास पावर होता है, दैट पावर इज नोन एज, दैट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आर नोन एज स्टेट लिस्ट। अब आता है कॉन्कोरेंट लिस्ट। अब ये क्या है, देखो कुछ बातें ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल को स्टेट से चर्चा करना ही पड़ेगा, भले ही फाइनल दबदबा सेंट्रल का रहेगा, लेकिन चर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे कि एजुकेशन, मान लो कल जाके भारत सरकार एजुकेशन में कोई चेंजेस लाना चाहती है, तो स्टेट चाहे तो इनकार कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के तहत अगर बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि हिंदी कंपलसरी अगर हो जाए, मान के चलो, तो क्या केरला वाले या साउथ वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? मे बी नॉट। वाई? बिकॉज सोचो उनको ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जैसे कि दे हैव ऑलरेडी मलयालम में 2 सब्जेक्ट होते हैं केरला में, केरला पाड़ावली, अडिस्थाना पाड़ावली। उसके अलावा उन लोग को टोटल 10 सब्जेक्ट होता है 10th बोर्ड में, जबकि बिहार में आप देख लीजिए, या तो नॉर्थ इंडिया या तो सीबीएसई बोर्ड में देख लीजिए, आपको केवल 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो कहाँ 5 सब्जेक्ट बिहार या नॉर्थ इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं 10वीं के, जबकि केरला बोर्ड जैसे स्टेट के बच्चे वो लोग 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा अगर कल जाके संस्कृत को ऐड कर दिया जाए या कोई लैंग्वेज को ऐड कर दिया जाए, और उनको उनका लैंग्वेज भी पढ़ना होता है, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, ये सब, और ऊपर से हिंदी और तेलुगु भी, सॉरी हिंदी और संस्कृत भी डाल दिया जाए, तो वो मे भी विरोध करेंगे।
तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल को स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, कौन कौन से आप ज़रा देख लीजिएगा। हम टॉपिक बता दिए, हेडिंग का नाम है व्हाट हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। उसके राइट साइड में नीचे दिया गया होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक और बात बताइए, एक और होता है दैट इज़ कॉल्ड द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। होता तीन ही है मेनली, लेकिन एक एक्स्ट्रा में है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, एक बात बताइएगा या सोचिएगा, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो क्या उस टाइम में संविधान था, क्या कॉन्स्टिट्यूशन आंसर सॉरी उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था, बट क्या कंप्यूटर था, क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थे? आंसर है नो, वो तो अब डेवलप हो रहा है। तो मान लो कल जाके इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने लगे, साइबर क्राइम ये सब आने लगे, तो वो प्रॉब्लम्स कौन हैंडल करेगा? तो आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सब्जेक्ट जो पहले नहीं था, नया नया बन रहा है, जो नया सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सबकी जिम्मेदारी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये चार नाम याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अब इस चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या आपको पढ़ना है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया, आपको ये भी पढ़ना है, द रोल ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम वाली जो चैनल है कि क्लासेस वाले पेज में, वहाँ पर हम इसका सबका स्क्रीनशॉट टाइप मतलब वो क्लिक करके डाल देंगे। तो अगर आप नोट्स चाहते हो तो अगेन मेरे चैनल वेब टेलीग्राम पर आ सकते हो। आगे बढ़ते ज़रा सुनिएगा, एक और है यूनियन टेरिटरीज। व्हाट इज यूनियन टेरिटरी, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है, हेडिंग का नाम बताते हैं, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन सॉरी व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ओके, दो टॉपिक हम बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एक है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री और एक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। पहला हम कवर कर चुके हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, अब जो बता रहे हैं वो है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इस टॉपिक के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक, इसके अंदर में भी एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। तो ये तीन टॉपिक्स है, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्ड है, बताएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उतना नहीं बता रहे। बस इसमें आप इतना सुन लीजिए कि इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लिखा गया है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, मतलब संविधान द्वारा या देश सरकार द्वारा 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, ये लिखा हुआ है। तो आपको ये सब बस पढ़ लेना है। ओके, देन उसके अलावा आपको ये भी पढ़ना है कि SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो कि 1952 में बनाया गया था, फजल अली कमेटी के नाम से जाना जाता है। इनके तहत जब भारत देश आज़ाद हुआ 1952 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया, जबकि प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ओके, और इसके अलावा कुछ है अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल है, जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए अब ये सब चीज़ों को रोकते हैं यहाँ पर। कंफर्म मतलब कंफर्म आएगा, अब हम जो बोलने वाले वर्ड है आपको कंफर्म आएगा। ओके, एंड द वर्ड इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एनसीईआरटी में लास्ट में जाइएगा, डिसेंट्रलाइजेशन का एक टॉपिक आएगा अंतिम के 2-3 पेजेस में, तीसरे पेजेस में से, और उसमें क्या क्या है सुनिएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन आपको पढ़ना है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है, व्हेन द पावर इज टेकन अवे, एक होता है पावर देना और एक होता है पावर होता है छीन के देना। तो व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द लोअर गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा नीचे से पावर लेके एक को दे देना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांट के नीचे की ओर डिवाइड कर देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ना है, और वहाँ पर लिखा है मेजर स्टेप्स टेकन इन 1992 में भारत सरकार द्वारा क्या क्या कदम लिया गया था जिससे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। आई गेस 4-5 पॉइंट दिया गया, आपको वो भी रटना पड़ेगा। ओके, उसी के नीचे ये भी लिखा है कि द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया क्यों गया। तो इसका आंसर सुनिएगा क्या है, बेसिकली आप खुद बताइए तो, जो लोकल प्रॉब्लम्स होता है इसका बेस्ट सोल्यूशन कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में या लोकल लेवल पर। लोकल लोगों की समस्या लोकल लोग ही जानेंगे और वहाँ पर ही इसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो आपका टाइम जाएगा, आपका मनी जाएगा, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, और मे बी न्याय आपके तरफ हो या ना हो ये भी नहीं पता। जैसे कि मान लो कोई आदमी है जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, गांव वाले इसका विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में आप 18+ हो या 21+ हो, आपके पास राइट्स है, आप जिससे शादी करना है कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट तो ये बात कह देगा और आप क्या पता उनसे शादी भी कर लोगे। लेकिन वो जो गांव समाज जो एक मेंटालिटी होता है खास करके नॉर्थ इंडियन कुछ स्टेट्स में, तो क्या वो गांव में भी एक्सेप्ट करेगा, मे बी नॉट, मे बी गाँव से निकाल दे, मे बी ट्री से उनको बांध के उनको स्टोन चला के मारने लगे, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ नेम इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन वाज
द प्रॉब्लम्स कैन बी बेस्ट सॉल्व्ड एट द लोकल लेवल। ओके, तो ये था इसका आंसर। उसी पेज में नीचे एक और नाम दिया गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका एक डेफिनेशन दिया गया, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो टॉपिक आता है अगेन थोड़ा डिटेल्ड है, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियोस प्रीवियस सेक्शन वाले जो बच्चे आपसे पहले पढ़े थे 2022 और 23 वाले बच्चे, उनके लिए मैंने बनाया था ओल्ड प्लेलिस्ट में। हम उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप ज़रा एक बार वो भी देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पोर्शन को एक्सप्लेन किया है। इवन अगर आप कोई आगे का चैप्टर देखना चाहते हो तो आप वो ओल्ड प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, हम उसका लिंक दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इवन कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे। तो बस यही है, आप प्रीवियस सेक्शन के वीडियोस भी देख सकते हो। और इससे पहले जो मैंने कल वीडियो डाला था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका भी मैंने पुराना 2-3 वीडियो बना के डाला हुआ है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। सब ओल्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और न्यू प्लेलिस्ट में अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस अराउंड 30-40 वीडियो मैंने अपलोड किया है। ओके, इस टाइप का। और एक कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी मैंने बनाया है, वो भी आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। उसमें मैंने केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के अपलोड किया है, तो आप वो भी देखिएगा। हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और कौन सा चैप्टर आप सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, बताया कीजिए, बताते नहीं हो बताया कीजिए। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा लेंथी था नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम समझा दिए कि डिसेंट्रलाइजेशन से पूछेगा, फेडरलिज्म से पूछेगा, दोनों टॉपिक में से एक एक सवाल कंफर्म आएगा। ओके, तो इसको यहाँ रुकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या कुछ भी कीजिए। ओके, बस इतना ही। थैंक यू।